गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल सक्सेस पाथ पर। आइए दोस्तों, आज हम एक टॉपिक के ऊपर बात करेंगे कि विज्ञान के अंदर कौन कौन से टॉपिक हैं जिनको हम तैयार कर लें, जहां से हमारे लिए क्वेश्चंस मिलने की ज़्यादा से ज़्यादा क्या रहेगी, संभावना रहेगी। तो देखिए, मैं आपके लिए दोस्तों एक पूरा डिस्कशन का सेटअप लेके आया हूँ कि कौन से टॉपिक्स को पढ़ें, कौन से टॉपिक्स को नहीं पढ़ें, जिससे आपकी जो तैयारी है उसको एक आप प्रॉपर वे दे पाएँ। ठीक है ना। तो आप देखिए कौन कौन से टॉपिक हैं जिनको हमें अच्छे तरीके से तैयार कर लेना है। तो एक बार मेरे साथ आप इस वीडियो में बने रहें और लगातार इस वीडियो को बिना स्किप किए आप देखें। देखिए, पहला ये टॉपिक है आपके लिए, इसके अंदर दे रखा है टॉपिक में जीवाणु और विषाणु, कवक, लाभकारी एवं अलाभकारी। ये जो टॉपिक है आपके लिए, तो देखिए आप कवक आपके लिए इतना ज़्यादा लाभकारी नहीं है और वायरस भी इतना ज़्यादा क्या नहीं है, आपका लाभकारी नहीं है। तो लाभकारी के लिए ये तो आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा तो जीवाणु से पूछा जाएगा। जैसे जीवाणु से ये क्वेश्चन पूछा जाएगा कि लैक्टोबैसिलस, ठीक है ना, लैक्टोबैसिलस जो किसमें पाया जाता है, दही में पाया जाता है, ठीक है ना। और जो भी है वायरस का आपका अलाभकारी चीज़ पूछी जाएगी, वायरस से कौन से नेगेटिव इफेक्ट होते हैं। तो नेगेटिव इफेक्ट्स जैसे कौन कौन से रोग उससे होते हैं, इस चीज़ को मतलब वहाँ से कवर करना है। जीवाणु, वायरस का और कवक का, इन तीनों चीज़ों को आप देख लेना है। उसके बाद देखिए पादप नाम का जो टॉपिक आपके लिए दे रखा है, जो यूनिट नंबर 2 में, उसमें केवल 2 चीज़ों को तैयार कर लेंगे। पादपों में पोषण कैसे होता है और पादपों में श्वसन कैसे होता है। पोषण में आपके लिए कौन सी चीज़ आएगी, पोषण में आ जाएगा आपका प्रकाश संश्लेषण इंक्लूड हो जाएगा कि प्रकाश संश्लेषण कैसे कहते हैं। उसके बाद पोषण में इसके जो जाइलेम है और फ्लोएम है, जाइलेम और फ्लोएम की भूमिका इसमें इंक्लूड हो जाएगी, ठीक है। उसके बाद आएगा आपका क्या, श्वसन। श्वसन मतलब इसके श्वसन में मतलब क्या क्या होता है कि पेड़ पौधे श्वसन में कौन सी गैस लेते हैं, कौन सी गैस निकालते हैं, इसका एक सेटअप दे रखा है। ठीक है ना, कि पेड़ पौधे कौन सी गैस ले रखे हैं। जैसे पेड़ पौधे कौन सी गैस लेते हैं, मोस्टली पेड़ पौधे कौन सी गैस लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड गैस लेते हैं और ऑक्सीजन गैस क्या करते हैं, छोड़ते हैं। बट लेकिन भोजन के टाइम पर ये होता है कि पेड़ पौधे भी कौन सी गैस लेते हैं, हमारे लिए कौन सी गैस लेते हैं, ऑक्सीजन गैस ही लेते हैं। तो देखिए और क्या है, रोग एक रोग नाम का टॉपिक है। रोग में आपके लिए स्पेशली मेंशन करके दे रखा है कि 6 रोग तैयार करना है और हैजा वाला और टाइफाइड, ऐसे करके 3 रोग है। तीनों रोगों में आपको क्या तैयार करना है कि पहले तो इनकी जो वैज्ञानिक नेम है, 6 रोग मतलब होता किससे है। तो जैसे 6 रोग होता है आपका किससे, जीवाणु से होता है। तो 6 रोग की वाले जीवाणु का आप नाम याद रखें। जैसे माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस, उससे क्या होता है, 6 रोग होता है। हैजा जो होता है वो आपका किससे होता है, विब्रियो कॉलरी से होता है। टाइफाइड किससे होता है, साल्मोनेला टाइफाई से होता है। तो इनके बारे में आपको पता होना चाहिए कि कौन सा रोग कौन से वायरस की वजह से होता है और इनके लिए क्या उपचार है, कौन सा इनके लिए वैक्सीन हम लगा के इससे काम चला सकते हैं, रोग को ठीक कर सकते हैं, वो आपको पता होना चाहिए। संतुलित भोजन, संतुलित भोजन के जो अवयव है, कार्बोहाइड्रेट है, प्रोटीन है, वसा है। तो यह सबसे ज़्यादा जो इंपॉर्टेंट है वो क्वेश्चन बनेगा आपका किससे, विटामिन से बनेगा। किससे बनेगा, विटामिन से। जैसे कि विटामिन कितने प्रकार के होते हैं, विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन डी, है ना। तो इसमें 2 प्रकार के विटामिन होते हैं, एक तो जलीय होते हैं और एक अजलीय होते हैं। तो आपको पता होना चाहिए, एक में आएगा एडेक ना, आप देख लेना, एक एडेक होता है और दूसरे आपके कौन से अजलीय होंगे, तो उसको आप देख लें, एक बार क्लियर करके देखें उसको। फिर एक टॉपिक दे रखा है जनरल हार्मोन्स करके। तो जनरल हार्मोन्स में आपको ये देखना है कि जैसे जनरल हार्मोन्स में कौन कौन से होते हैं। मादा में जनरल हार्मोन कौन कौन सा है, जैसे एस्ट्रोजन है और प्रोजेस्टेरोन है। और मनुष्य में या नर में कौन सा है, नर में कौन सा है, टेस्टोस्टेरोन है। तो इनके बारे में आपको पता होना चाहिए, जनरल हार्मोन्स के बारे में। और जनन के बारे में, जनन की क्रिया की आपको पता होना चाहिए। जैसे जनन की क्रिया है तो जनन की क्रिया होती किसमें, कई बार क्वेश्चन पूछा गया है कि जनन की क्रिया किसमें होती है, गर्भाशय में होती है या वेजाइना में होती है या फैलोपियन ट्यूब में होती है। तो आपको क्लियर कर पता होना चाहिए कि जो गर्भ निर्धारण की जो चीज़ होती है वो किस में होगी, आपका शुरुआती होता है कि फैलोपियन ट्यूब से क्या होती है, उसकी स्टार्टिंग होती है। वहाँ पे अंडाणु और क्या कर सकते हैं, शुक्राणु जाकर के क्या करते हैं, निषेचन करते हैं। तो निषेचन की प्रक्रिया कहाँ पर संभव होती है, निषेचन की प्रक्रिया फैलोपियन ट्यूब में क्या होती है, संभव होती है। उसका लिंग निर्धारण करके टॉपिक है। लिंग निर्धारण में ये देखिए, जैसे लड़का कब होगा और लड़की कब होगी, XX और XY वाला जो सिस्टम है वो आपको देखना है कि XX हो जाते हैं तो लड़की होती है, XY होता है तो क्या होता है, लड़का होता है। जनन हार्मोन्स कितने होते हैं, ठीक है ना, टोटल हार्मोन्स कितने होते हैं, मतलब जनन गुणसूत्र, ठीक है ना, मतलब जनन की गुणसूत्र कितने होते हैं और
जनन गुणसूत्र पुरुष के अंदर कितने हैं, जनन गुणसूत्र मतलब मादा के अंदर कितने हैं, ये आपको बिल्कुल पता होना चाहिए कि मनुष्य के अंदर गुणसूत्र कितने होते हैं। एक टॉपिक यह ये है आपका जो फिजिक्स के टॉपिक हैं। यहाँ फिजिक्स के टॉपिक में देखिए 3 टॉपिक फिजिक्स के हैं आपके। तो यहाँ से क्या क्वेश्चंस बनेगा मैं आपको बता दूं कि बल एवं दाब जो टॉपिक दे रखा है, बल एवं दाब के मात्रकों से क्वेश्चन पूछा जाता है। बल एवं दाब के मात्रकों से कैसे क्वेश्चन पूछा जाएगा, जैसे बल का मात्रक क्या होता है, बल का मात्रक जैसे न्यूटन है, क्या है न्यूटन, तो न्यूटन है तो इसका एक और दूसरी पद्धति में जाए तो इसका मात्रक क्या होता है, डायनमी होता है। तो बल एवं दाब के तीनों पद्धतियों में आपको नाम पता होने चाहिए, IUPAC में पता होना चाहिए और जो दूसरी पद्धति है उनमें भी आपको इसके नाम आपको पता होने चाहिए, क्योंकि वहाँ से क्वेश्चन पूछा जाएगा कि कौन सा बल का मात्रक है और कौन सा बल का मात्रक नहीं है। ठीक है। और उसके बाद देखिए कंपन कंपन है और आवृत्ति। आवृत्ति का मात्रक जैसे हर्ट्ज होता है और कितनी आवृत्ति पर जो मतलब कितनी आवृत्ति बढ़ाई जाए तो क्या इंक्रीज होगा, इससे रिलेटेड जो भी आपका फॉर्मूला वगैरह दे रखा हो वो आपको यहाँ से कवर कर लेना है। उसके बाद देखिए ऊर्जा के एक ऊर्जा का नाम का टॉपिक दे रखा है, तो वहाँ आपको ऊर्जा के प्रामाण करके टॉपिक समझना है कि ऊर्जा के प्रामाण कैसे होते हैं, कि ऊर्जा के प्रामाण सीधे होते हैं या ऊर्जा के प्रामाण कैसे होते हैं, उल्टे होते हैं। ये आपको जो टॉपिक है वहाँ से एक बार सरसरी नज़र से देख लेना है वो मतलब क्या होता है। उसके लिए टॉपिक दे रखा है आपके तापमापी। तापमापी आपके 2-3 प्रकार के तापमापी होते हैं, जैसे फ़ारेनहाइट है और आपका सेल्सियस है और केल्विन है। तो फ़ारेनहाइट, सेल्सियस और केल्विन इन तीनों में क्या रिलेशन है, एक फॉर्मूला दे रखा है, इन तीनों में रिलेशन का फॉर्मूला दे रखा है, उस फॉर्मूले को आप देख लें, वहाँ से आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा। ठीक है ना। ये 37 डिग्री सेल्सियस क्या है, एक स्वस्थ व्यक्ति का क्या होता है, तापमान होता है ना, बॉडी टेम्परेचर कितना होना चाहिए उसका 37 डिग्री सेल्सियस होना चाहिए। तो तापमान भी से रिलेटेड जो भी छोटी मोटी बातें वो आपको पता होनी चाहिए। उसके बाद देखिए और देखिए नेक्स्ट क्या होता है, नेक्स्ट हम देखें नेक्स्ट क्या है, परावर्तन और अपवर्तन जो टॉपिक है। तो देखो परावर्तन के नियम sin I बराबर sin R, और हम कह सकते हैं आपतित किरण है, अविलंब है, ये सारे एक ही तल में होते हैं। अपवर्तन के नियम और अपवर्तन और परावर्तन की कोई भी एग्जाम्पल्स हैं, जैसे एक क्वेश्चन पूछा गया कैलाइडोस्कोप किससे रिलेटेड है, तो कैलाइडोस्कोप किस में आता है, आपका परावर्तन के अंदर आता है। ठीक है ना। और अपवर्तन के कौन कौन से उदाहरण हैं, तो परावर्तन और अपवर्तन के उदाहरणों को आप देख लें। और सबसे ज़्यादा देखिए ध्वनि नाम के टॉपिक से यहाँ से आपको गारंटेड क्वेश्चन ही मिलेंगे, बिल्कुल क्वेश्चन मिलेगा ध्वनि नाम के टॉपिक से। ध्वनि में जैसे कि तारत्व मतलब सुरीली आवाज़, जितनी ज़्यादा सुरीली आवाज़ होगी उसका तारत्व उतना ही ज़्यादा अधिक माना जाएगा। प्रबलता में क्या होता है, जितनी भारी आवाज़ होगी वो आपकी क्या मानी जाती है, प्रबलता मानी जाती है। तो प्रबलता का मात्रक क्या होता है, डेसिबल होता है ना। कितने डेसिबल तक की ध्वनियाँ हम सह सकते हैं, कितने डेसिबल की ध्वनियों को हम नहीं सह सकते, जैसे कि 80 डेसिबल की ध्वनियों को अपना कान सुन सकता है, उनको झेल सकता है। इससे बियॉन्ड जाती है तो क्या होगा, हमारे कान के डैमेज होने की संभावना रहती है। एक क्वेश्चन बनेगा श्रव्य और अश्रव्य ध्वनियों से, जैसे 20 हर्ट्ज से लेकर के 20 HZ से लेकर के 20,000 HZ के बीच की जो ध्वनियाँ होती हैं वो क्या कहलाती हैं, आपकी श्रव्य ध्वनियाँ कहलाती हैं। और इनसे बाहर की जो ध्वनियाँ होती हैं वो क्या कहलाती हैं, पराश्रव्य ध्वनियाँ कहलाती हैं। तो श्रव्य ध्वनियाँ क्या है, पराश्रव्य ध्वनियाँ क्या है, इनकी क्या यूजेज हैं, वो आपको छोटा मोटा जो जानकारी वो आपको पता होनी चाहिए। क्योंकि देखिए अंतिम समय है, आप हर टॉपिक को इतना डेप्थ में जाकर के पढ़ नहीं सकते, बट लेकिन ये मैं आपको टॉपिक्स बता रहा हूँ, इसमें से आपने 2-2, 3-3 टॉपिक्स की रेगुलरली देखी कि हम इन 3 टॉपिक्स को एक दिन के अंदर देखेंगे, है ना, तो आपकी सफलता बिल्कुल ही सुनिश्चित हो जाएगी। और चुम्बक का टॉपिक आप स्किप कर दें, चुम्बक के टॉपिक को पढ़े नहीं, भूकंप के टॉपिक को आप पढ़े नहीं, इनमें कुछ खास नहीं है। भौतिक एवं रासायनिक परिवर्तन, भौतिक एवं रासायनिक परिवर्तन के आपके एग्जाम्पल पूछे जाएंगे कि भौतिक परिवर्तन क्या है और रासायनिक परिवर्तन क्या है, ये एग्जाम्पल्स किसका है। तो एक एग्जाम्पल्स की कहीं लिस्ट दे रखी होगी, कोई भी बुक से देख लेना आप, वहाँ से इन एग्जाम्पल्स को आप देख लें, वहाँ से आपको क्वेश्चंस मिल जाएगा। अम्ल है, क्षार है, लवण है। तो देखिए बेसिक रूप से जो अम्ल हैं और बेसिक रूप से जो क्षार हैं और लवण जो मोस्टली कक्षा 8 और कक्षा 9th और 10th की क्लास में दिए गए हैं, उनको क्या करें, आप कवर करें। जैसे कि अम्ल में दे रखा है, जैसे कि टार्टरिक एसिड किसमें पाया जाता है, इमली में टार्टरिक एसिड है। और पालक में कौन सा अम्ल पाया जाता है, पालक में ऑक्जेलिक अम्ल पाया जाता है। ये कक्षा 8 की किताब में आपके दे रखे हैं। तो कक्षा 8 से लेकर के 10 की किताब में जो आपका अम्ल दे रखा हो वहाँ से क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा। उसके बाद क्षार से रिलेटेड है, लवण से रिलेटेड जो भी बेसिक इन्फॉर्मेशन है वो आपके पास होनी चाहिए। और
8-8, 10-10 नाम इनमें से आपको पता होने चाहिए। और वैसे मैं ये मानता हूँ कि जब आप साइंस के स्टूडेंट रहे हैं तो आपको इसमें बहुत अधिक परेशान होने की ज़रूरत नहीं होगी। आप एक बार भी उसको आप देख लेंगे, आप वन सिंगल टाइम भी आप उसको देख लेंगे, तब भी आपको याद हो जाएगा। उसके बाद देखें N2, जैसे नाइट्रोजन से रिलेटेड, जैसे N2S गैस होती है नाइट्रस ऑक्साइड, है ना, नाइट्रस ऑक्साइड गैस होती है, N2O होती है शायद। नाइट्रस ऑक्साइड जो गैस होती है उससे क्या होता है कि हंसने वाली इसको बोला जाता है, इससे मतलब क्या आती है, ज़्यादा हंसी आती है। जो भी हो तो उसको देख लें। नाइट्रोजन और कहाँ कहाँ पर यूज होती है उसे आप देख लें। ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन कहाँ पर यूज होती है उसे देख लें। ओजोन का सूत्र क्या होता है, जैसे O3 है, ये किसके लिए आता है, ओजोन के लिए आता है। कोयले के प्रकार, इनके अलावा टॉपिक क्या जुड़ेगा, कोयले के प्रकार का टॉपिक जुड़ेगा। कोयले के कौन कौन से प्रकार हैं, तो कोयले के प्रकार को पता ही है, फिर एंथ्रेसाइट है, लिग्नाइट है, पीट है। इनका आपको क्रम पता होना चाहिए कि कौन सा सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कौन से में कोयले की मात्रा अधिक पाई जाती है, कौन से में कोयले की मात्रा कम पाई जाती है। उस चीज़ को आप यहाँ से आप देखें, ठीक है ना। तो कोयले का क्वेश्चन यहाँ से मिल जाएगा। पेट्रोलियम के उत्पाद हैं, तो पेट्रोलियम के उत्पाद, जैसे पेट्रोलियम जब निकाला जाता है तो कई सारे उत्पाद निकलते हैं। जैसे कि पेट्रोलियम जब निकाला जाता है तो पेट्रोल के साथ डीजल भी निकल रहा है, तो और उसके साथ कोल तार भी निकलता है, उसका कोक भी निकलता है, उसके साथ वैसलीन भी निकलती है। तो आपको देखें कि कौन सी जगह पर क्या चीज़ निकल रही है, और इससे कुछ ऐसे प्रोडक्ट निकलते हैं जिनका बहुत अधिक यूज है। जैसे कि एक बिटुमेन नाम का उत्पाद निकलता है, बिटुमेन, ये बिटुमेन नाम का जो उत्पाद निकलता है, इसका प्रयोग आजकल किस में किया जा रहा है, सड़क बनाने में किया जाता है, बिटुमेन नाम का, ठीक है ना। तो यहाँ से क्वेश्चन बनने की संभावना है कि बिटुमेन क्या होता है, बिटुमेन में कौन कौन से इंक्लूड होते हैं ये आपको पता होना चाहिए। उसके बाद देखिए हरित ग्रह प्रभाव करके टॉपिक दे रखा है, तो उसमें आपको हरित ग्रह गैस कौन कौन सी है आपको ये पता होना चाहिए, और इनका आपको सीक्वेंस पता होना चाहिए। जैसे कि सबसे ज़्यादा खतरनाक गैस होती है, कौन सी होती है, CO2 होती है, या CO होती है, या SO2 होती है। इनका आपको क्रम पता होना चाहिए कि कौन सी गैस सबसे ज़्यादा खतरनाक है, और मेरे अनुसार शायद सबसे ज़्यादा जो खतरनाक है वो कार्बन डाइऑक्साइड गैस मानी गई है। तो आप इस सीक्वेंस को आप देख लें, मतलब इन पर आपको विशेष जोर देना है इन टॉपिक्स के ऊपर। उसके बाद देखें कि फसल के बारे में बात करें कि जो फसल का जो टॉपिक है, और राष्ट्रीय उद्यानों का टॉपिक है, और चुंबक का टॉपिक है, भूकंप का टॉपिक है। ऐसे टॉपिकों को आप क्या कर सकते हैं, स्किप कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन बनने की संभावना बहुत कम रहती है। और एक बार देख लेते हैं और आपके लिए ऐसा क्या इंपॉर्टेंट है। उसके बाद देखें आपके लिए शिक्षण विधि के लिए जो टॉपिक दे रखे हैं, ये आपका मटेरियल बड़ा काम का मटेरियल है। यहाँ से आपके लिए 10 क्वेश्चंस मिल जाएंगे, मतलब पूरी में से 10 क्वेश्चन मिलेंगे, और इतने पूरी को पढ़ने के बाद आपके 20 क्वेश्चन मिलेंगे। तो इनमें से जो भी आपके टॉपिक अच्छे से तैयार है, उन्हें आप एक बार अच्छे तरीके से याद कर लें, बिल्कुल कंप्लीटली याद कर लें, जिससे आप वहाँ से क्वेश्चन अटेंड कर सकें। और यहाँ देखिए उपचारात्मक शिक्षण, ये मैं आपके लिए करा चुका हूँ, इसे आप पढ़ लें। शिक्षण की समस्याएं, ये टॉपिक मैं आपको करा दूंगा। वैसे आपको बता चुका हूँ कि शिक्षण में कौन कौन सी प्रॉब्लम है, या क्या क्या समस्याएं शिक्षण के अंदर आजकल चल रही हैं, उन समस्याओं से रिलेटेड है। मापन एवं मूल्यांकन मैं आपके लिए कराई चुका हूँ, इसको आप टॉपिक को कवर कर लेंगे, बिल्कुल यहाँ से क्वेश्चन मिलेंगे। शिक्षण की सहायक सामग्री मैं आपके लिए करा चुका हूँ। शिक्षण की विधियाँ में विज्ञान के शिक्षण की विधियों, जैसे आगमन, निगमन, विश्लेषण, संश्लेषण, ये 4 विधियाँ तो मेन होती हैं। उसके बाद खोज विधि है ना, और इनको आपको यहाँ से कवर करेंगे। विज्ञान को समझना, यहाँ मैंने विज्ञान की परिभाषाएं, यहाँ से विज्ञान की परिभाषाएं पूछी जाएंगी, और विज्ञान की परिभाषाएं मैं आपके लिए पहले ही कवर करा चुका हूँ। विज्ञान की परिभाषाओं से रिलेटेड मैं आपके लिए वीडियो बना चुका हूँ, और आप उस वीडियो को जाकर के आप देखें, वहाँ से आपके लिए एक परिभाषा जरूर मिलेगी। और यहाँ जब एक परिभाषा को आप यहाँ से अटेंड कर लेंगे तो ओवरऑल 10 क्वेश्चन में से 8 क्वेश्चन तो आप यहाँ से अटेंड कर सकते हो, और यहाँ से आप 20 की तैयारी करोगे तो 15 नंबर के आसपास का मटेरियल आप यहाँ से कवर कर सकते हो। देखा जाए तो 15 और 8 23 होते हैं, लेकिन फिर भी आप केवल और केवल यहाँ से 10 नंबर का भी देखें तो 10 और 8 18 नंबर या 20 नंबर के आसपास का जो मटेरियल है वो आप यहाँ से कवर कर सकते हैं। ठीक है ना दोस्तों, तो आप इसको अच्छे तरीके से समझ लें, और इससे रिलेटेड जो भी आपको समस्या आती है किसी टॉपिक से रिलेटेड, तो आप मेरे लिए कमेंट करें, जो भी मेरे पास सॉल्यूशन होगा मैं आपको उस टॉपिक से रिलेटेड आपके लिए प्रोवाइड करा दूंगा।
और आपको बिल्कुल भी डरना नहीं है। परीक्षा आपकी नज़दीक आ रही है, परीक्षा में अपनी कॉन्फिडेंस को बनाए रखें, अपनी पढ़ाई को बरकरार रखें। कॉन्फिडेंस बनाने के क्या तरीके होते हैं मैं आपको बता दूं। कॉन्फिडेंस को बनाने के तरीके क्या हैं, देखिए कोई विद्यार्थी ये कह रहा है सर मेरा जो कॉन्फिडेंस लेवल है वो डाउन हो रहा है, तो देखो भाई कॉन्फिडेंस लेवल डाउन होने का सीधा सा मतलब है कि आपकी पढ़ाई प्रॉपर नहीं हो रही है। आप पढ़ाई को बिल्कुल कंटिन्यूसली करें, पढ़ाई को बिल्कुल कंटिन्यूस करें, और जो भी आपके पास 10-15 दिन रह गए इतने खतरनाक तरीके से पढ़ाई करें कि आपको बाहर की दुनिया से कोई मतलब नहीं है, केवल और केवल आपको क्या करनी है, पढ़ाई करनी है। आपका जो कॉन्फिडेंस लेवल है ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, आपका ग्रो अप हो जाएगा, क्योंकि जब आपको कुछ लर्न होगा, कुछ याद होगा, तो आपका कॉन्फिडेंस लेवल भी बढ़ेगा। लेकिन आप इसी प्रॉपर स्ट्रेटेजी से करें, यहाँ से 10 क्वेश्चन का टारगेट रखें कि यहाँ से 10 क्वेश्चन लेने हम आए, और यहाँ से भी टारगेट रखें कि अब देखिए इनमें आपको जो भी टॉपिक्स के ऊपर अच्छी कमांड हो उन्हीं को आप क्या कर लें, यहाँ से कवर कर लें। तो 10 नंबर का जुगाड़ यहाँ से करें, 10 का यहाँ से करें, ऐसे करके आपके 20 या 18 नंबर के आसपास आपके क्वेश्चंस हो जाएंगे। तो ठीक है दोस्तों, मिलते हैं किसी एक और नेक्स्ट वीडियो के अंतर्गत। थैंक यू सो मच।